एंड द ऋग्वेदिक एज। ठीक है, टेस्ट आ गया था, समझ आ रहा था? हाँ, मैं करवा देती हूँ वो एंड में, बाकी हो गया था। अच्छा अच्छा, 9000। देखो बहुत सारी बुक्स में 10,000 होगा, कहीं में 9000 होता है, ये एवरेज निकाली हुई है एजेस। अप्रॉक्सीमेट तो हमें मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, ये एक अप्रॉक्सीमेट एजेस होती है। अगर आपको MCQ में कभी भी फॉर एग्जांपल इट इज़ 10,000 to 6,000, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको 9,000 to 6,000 लिखा है और 10,000 कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो यू गो फॉर दिस 9,000, जो सबसे क्लोज एज होती है उसको क्लिक कर लिया करो, मतलब उसको करेक्ट करा करो, ठीक है, द क्लोजेस्ट ऑप्शन। क्योंकि बहुत बुक्स में अलग अलग होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे जो ऑथर्स होते हैं वो भी जो अपने बुक्स बनाते हैं उसमें भी अलग अलग डेट्स होंगी। कुछ लोग ऑल ओवर वर्ल्ड भी डेट्स लिखते हैं, कुछ लोग इंडियन डेट्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज गो फॉर द क्लोजर वन। अगर यहाँ पे 9 की जगह 7 होगा, डोंट गो फॉर दैट। यहाँ पे इस टाइम पे भी मेसोलिथिक की थी, बट बिकॉज द क्लोजर ऑप्शन इज 9,000, ठीक है। ठीक है, कोई और डाउट है? ह्यूमन फिगर्स है ना, एक्टिविटीज़ मेसोलिथिक में शुरू हुई थी, थोड़ी बहुत उन्होंने भी बनाना शुरू हुई थी, पर प्रीडोमिनेंटली वो ह्यूमन फिगर्स बना रहे थे, स्टिक लाइक फिगर्स, बताया भी था ना ऐसे करके, इस तरीके की वो फिगर्स बना रहे थे, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, मुझे नहीं पता था OMR शीट है, वरना मैं ट्रू और फॉल्स, ये मेरे पुराने पेपर हैं जो मैंने अनअकैडमी पे करवाए थे ना, मैं अब नए बनाऊंगी। मैंने अभी देखो OMR है, मेरे को आइडिया नहीं था, ठीक है, ओके, ठीक है। एज वी नो बाय 1500 BCE व्हाट हैपेंड? हाँ, बाय 1500 BCE हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन। अब क्या हुआ, हरप्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, उसके बाद एक नया कल्चर हमारे देश में शुरू होगा। और वो कल्चर क्यों शुरू हुआ? बिकॉज अ सर्टन कम्युनिटी हु वर स्पीकिंग इंडो आर्यन लैंग्वेज, इसकी ये आइडेंटिफाई होते हैं बिकॉज दे स्पोक इंडो आर्यन लैंग्वेज। ईरानियन भी बोलते थे, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो इंडिया में आज भी पाई जाती है, इन्होंने ये बोली। एंड दिस कम्युनिटी केम टू इंडिया और माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम वेयर? नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। तो एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता कहाँ से आए, बट ऐसा माना जाता है सर्टन पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पीकिंग इंडो आर्यन लैंग्वेज केम थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स टू आर कंट्री, ठीक है। और कहाँ पे आए सबसे पहले? वो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से आएंगे तो कहाँ आएंगे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्या आता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया की बात कर लो, नॉर्थ वेस्टर्न में क्या आता है? किसने बोला? राजस्थान? हाँ, पंजाब। राजस्थान एंड गुजरात आर वेस्टर्न, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न आपका आ गया पंजाब, हरियाणा, वो वाला एरिया, ठीक है। समझते हो? नॉर्थ वेस्टर्न, जैसे ये साइड हमारी पूरी वेस्टर्न है, वैसे ये वाली साइड हमारी पूरी ईस्टर्न। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। तो इससे आप अगर स्टेट्स याद रखोगे कौन सी कहाँ पे है, तो आपको याद रहेगा पेपर में भी, ठीक है। तो आर्यंस केम इनटू आवर सब Indian subcontinent through northwestern mountains, and they first arrived in northwestern India, that is Punjab, and then they actually settled in the Gangetic plains. वही बात है, रिवर्स के पास, रिवर वैलीज, रिवर बेसिन्स, रिवर बैंक्स के पास. So the actual settlement area of the Aryans were the Gangetic plains,
एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ऋग्वेदिक पीरियड इन आर कंट्री। ठीक है, अब आर्यंस कहाँ से आए उसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई कुछ जगह सजेस्ट करता है, कोई कुछ जगह सजेस्ट करता है। कुछ बोलते हैं आर्यंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ही आ गए थे और इन्होंने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड की है। तो दे आर मैनी कॉन्ट्रोवर्सीज, मैनी डिफरेंट थ्योरीज, और आप बोल सकते हो मैनी डिफरेंट ओपिनियंस regarding the actual home of Aryans, which is still not certain or no one is 100% sure कि Aryans actually कहाँ से थे। कुछ एविडेंस है आर्यंस के जो इंडिया से पाए गए हैं, कुछ ईरान से पाए गए हैं, कुछ सेंट्रल एशिया से पाए गए हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद वो ये सारी जगहें घूम के या ट्रैवल करके इंडिया आए थे। तो आप ये भी बोल सकते हो कि शायद जो ईरान में लोग रह रहे हैं या सेंट्रल एशिया में रह रहे हैं, शायद वी हैड द सेम एंसेस्टर्स, बहुत पुराने। तो शायद यही सेम जनरेशन्स हमारे यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, अगर हम लद्दाख जाओगे वहाँ पे अभी भी लोग बहुत ज़्यादा आर्यंस के जैसे रिसेंबल करते हैं। वी हैव चेंज्ड, हमारे यहाँ पे कल्चरल मिक्सिंग हुई है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट लोग रहने आए हैं, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। आर्यंस वर हैड ब्लू आइज, दे वर वेरी फेयर इन कलर, दे हैड ब्राउन हेयर। और लद्दाख में अभी भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं मोस्टली। ऐसा अभी भी बोला जा सकता है कि लद्दाख में कुछ ऐसे एरिया है दैट बलोचिस्तान वाली बेल्ट नहीं, एक बेल्ट है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अभी भी प्योर आर्यंस वहीं पे रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो जैसे वी मैरिड इनटू सम अदर कम्युनिटी, और जैसे यूरोपियंस भी आए, वी हैड मुगल्स आए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए हमारे देश में, पर्शियन, ग्रीक। तो उस वजह से कल्चरल मिक्सिंग हुई है। बट एक्चुअल दी जनरेशन मतलब जो हमारी जो शुरू हुई है, हमारे यहाँ पे जो इनहैबिटेंट शुरू हुए हैं वो आर्यंस ने ही शुरू किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इनको इंडो आर्यंस भी बोला जाता है। ठीक है, इंडो आर्यंस भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो आर्यंस इंडिया में एकदम से नहीं आए थे। दे केम इनटू आवर कंट्री इन सेवरल वेव्स, मतलब काफ़ी अलग अलग फेजेस में, कभी कुछ आए, देन व्हेन दे सेटल्ड मोर केम। तो बहुत डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट वेव्स में बोल सकते हो आप आए। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। वो आए नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से ही थे। ठीक है, आर्यंस केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन। सबसे पहले वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में और वैलीज ऑफ पंजाब, प्लेन्स ऑफ पंजाब में सेटल हुए, एंड देन लेटर दे मूव्ड टूवर्ड्स गैंगटिक प्लेन्स। ठीक है, अर्लियर तो आपसे अगर कोई पूछे दैट द अर्ली सेटलमेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया वाज वेयर, इट वाज इन पंजाब। ठीक है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और उसके बाद जब ये गैंगटिक प्लेन में आए, दिस केम टू बी नोन एज इंडो गैंगटिक प्लेन्स। ठीक है, तो एक्चुअल स्टार्ट ऑफ आर हिस्ट्री और आर सोसाइटी, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इतनी नहीं थी, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, ना कोई ट्राइबल स्ट्रक्चर था, ना ही कोई सोसाइटल स्ट्रक्चर था। बट यहाँ पे अब सब कुछ शुरू होगा, ट्राइबल, सोसाइटी, पॉलिटिकल, रिलीजन, यहाँ पे अब सब शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, दे केम इनटू 1500 BC, राइट, बट बाय 6th century BCE they totally occupied, पूरे तरीके से उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया पोर्शन मतलब यहाँ तक का पोर्शन उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड दिस नॉर्थ इंडिया केम टू बी नोन एज, एनी आइडिया क्या बोलते हैं? बाय 6 दे केम अराउंड इन 1500 BCE। ठीक है, and by 6th century BCE they captured or occupied the whole North India, and this North India came to be known as आर्यवर्ता। सुने? हिस्टोरिकल मूवीज देखिए, सीरियल्स देखे? हाँ, तो इसको हम आर्यवर्ता बोलते हैं। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द आर्यंस,
or the area inhabited by the Aryans who came into our country through northwestern mountains। यहाँ तक समझ आया? अब जो है ना, अब हिस्ट्री बनेगी कहानी। अब इसको कहानी की तरह समझो और कहानी की तरह ही याद रखो, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो वही था, पॉटरी ये वो, अब कहानी है। हम कहानी पढ़ना शुरू करें तो वैसे ही समझना, जो नहीं समझ आएगा वो पूछ लेना, ठीक है। तो 1500 से लेके 600 BCE के एरा को हम आर्यन एरा बोल सकते हैं, या हम वो बोल सकते हैं कि ये वो एरा है जब आर्यंस ने हमारे देश में प्रॉपर सोसाइटल स्ट्रक्चर या सोसाइटी एस्टैब्लिश कर दी थी। तो दिस एरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वेदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। इसको ऋग्वेदिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऋग्वेदा वॉज दी ओनली वेदा कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड दिस एरा, अगर आपको कभी क्वेश्चन में आए तो दिस एरा स्टार्टेड दी कास्ट और वर्ण सिस्टम इन आर सोसाइटी। इससे पहले किसी भी तरीके का कास्ट सिस्टम या सोसाइटी में कोई भी डिवीजन नहीं थी, एवरीवन वाज इनटू ट्रेड। बट आर्यंस, बिकॉज हुआ क्या, आर्यंस गोरे थे, हमारे यहाँ पे रहने वाले लोग थोड़े डार्क इन कलर थे, तो आर्यंस बिलीव दैट दे आर सुपीरियर। और जब भी कोई कम्युनिटी में सुपीरियरिटी की फीलिंग आती है तब दूसरी कम्युनिटी सफ़र करती है और तभी डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है। अब हिटलर से पहले, हिटलर की एग्जांपल ले लेते हैं। प्योर जर्मन्स थे और ज्यूज थे, वो साथ में रह रहे थे, बट हिटलर बिलीव दैट ही इज सुपीरियर, हिज रेस इज सुपीरियर एंड ओनली प्योर जर्मन शुड लिव। ज्यूज जो है कुछ दे आर नॉट फेयर इन कलर, दे डू नॉट हैव ब्लू आइज, तो उनकी रेस को ख़त्म कर देना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हिटलर में सुपीरियरिटी की फीलिंग आई। हिटलर ने नाजीज़म शुरू किया, उसके जो नाजीज़ थे उन्होंने ये फीलिंग जगाई और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन हुई, ठीक है। उससे पहले जर्मनी में ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं पाया गया है, ठीक है। तो जब भी किसी कम्युनिटी में फीलिंग आती है या वो ये सोचते हैं कि वो सुपीरियर हैं, तो वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करेंगे और एक नया कास्ट सिस्टम शुरू होगा। पहले कास्ट सिस्टम आया, फिर जाति सिस्टम आया, तो इस तरीके से हमारी जो कास्ट हायरार्की है वो बढ़ती ही गई। अब बहुत बार क्या होता है ना, अब ब्राह्मण्स हैं फॉर एग्जांपल, ब्राह्मण्स में भी डिफरेंट कास्ट हैं, और बहुत बार कुछ कास्ट ऐसी हैं जो अभी भी सोचती है हम ज़्यादा प्योर ब्राह्मण्स हैं या हम ज़्यादा सच्चे ब्राह्मण हैं। होता है ये, जैसे बहुत सारे, अब जैसे गुज्जर्स वगैरह हैं, उनको भी लगता है कि हमारी सुपीरियर क्लास है। ये बहुत सारी कास्ट अभी भी सोचती है कि हम सुपीरियर हैं, ये अभी भी इन्फीरियर है। बहुत सारे अभी भी ब्राह्मण कम्युनिटीज़ हैं जो अभी तक अपने बच्चों की शादी अपनी कम्युनिटी के बाहर नहीं करते हैं, बिकॉज वो सेटल हो चुके हैं, वो दिमाग में बैठ चुके हैं, बिकॉज इट्स बीन रनिंग सिंस एजेस। इट स्टार्टेड अराउंड, अगर 1500 में आए तो 1400 1300 में शुरू हो गया होगा, BCE, ठीक है। अब हम कहाँ पे हैं? हम 21st सेंचुरी CE में हैं, राइट। तो इतनी सेंचुरी से अगर कोई चीज़ चलती आ रही है तो उसको ख़त्म होने में टाइम तो लगेगा ही। गवर्नमेंट के लॉज बनाने से तो वो ख़त्म नहीं होगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो दिस नीड्स टाइम बिकॉज इट्स हैज़ बीन रनिंग सिंस एजेस। तो अगर आपको कभी कास्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आए तो आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, आप कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री बता सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर कर दूँ? ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड की एज, वैदिक पीरियड रन फ्रॉम 1500 to 1000 BCE and later Vedic was 1000 to 1600 BCE, ठीक है। ये हमारी वैदिक पीरियड की क्लासिफिकेशन है और हमने इसको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, इसको क्लियर कर दो, मैं लिखवा दूँगी, ठीक है। आर्यन से लैंग्वेज थी तो सही, पर हम अभी तक डेसिफर, अब अगर वो लिख रहे हैं, हम क्या लिखते हैं? हम लैंग्वेजेस ही लिख रहे हैं ना,
हम कुछ बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है, हम हिंदी लिख रहे हैं, हम इंग्लिश लिख रहे हैं, हम संस्कृत लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं, पर अब अगर 100 साल पहले कोई नहीं आइडेंटिफाई करे, इसका मतलब ये था ना हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज नहीं थी। जैसे हम IBC की लैंग्वेज अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, पर अगर उनके पास स्क्रिप्ट थी तो लैंग्वेज भी थी। बोलते तो सभी थे, बट उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन हुआ है। ये ना आपका उसमें आएगा, मैं तो बताऊंगी कौन कौन सी लैंग्वेज है, पर आप वो पढ़ोगे ना इंडियन सोसाइटी, उसमें आप प्रॉपर सोसाइटी से रिलेटेड प्रोग्रेस पढ़ोगे। कैसे मैट्रियार्कल आया पहले, फिर पैट्रियार्कल कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, वो सब आप उसमें पढ़ोगे। वो एक अलग से टॉपिक है, उसकी अलग से बुक आती है, ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा, पर उसकी अलग बुक है। उसमें प्रॉपर फैमिली सिस्टम, न्यूक्लियर, जॉइंट सब है, ठीक है। वो टॉपिक स्किप नहीं करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक कंपोनेंट है मेंस में, उसमें लिखा है इंडियन सोसाइटी, कल्चर, रीजनलिज्म, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब है हमारा ओरिजिनल होम। मैं तभी बोलती हूँ सिलेबस की कॉपी रखो अपने पास। नहीं पढ़ा ना सिलेबस किसी ने अच्छे से, ये पता थी? ठीक है। इंडियन सोसाइटी है, फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स तो सबको पता ही है, और वही बाकी तो छोटे मोटे टॉपिक्स है। वुमेन के ऊपर है, वुमेन एम्पावरमेंट का है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कास्ट सिस्टम है। ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग अलग जगह। रीजनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनलिज्म समझते हो क्या होता है? मुंडी हिलाई ना, बताओ क्या होता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे नक्सलवादी बहुत है, नॉर्थ ईस्ट वाले अपने अलग ही वो बना के बैठे हैं, कश्मीरीज अपनी बना के बैठे, दैट इज़ रीजनलिज्म, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रिलीजन अलग है, रीजनलिज्म अलग है। दैट आपको कम्युनिज्म करना है, कम्युनलिज्म करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको इंटरनेट से या कुछ स्पेसिफिक नोट्स वगैरह से मिल जाएंगे, पर ये स्किप नहीं करना। हम मेन कंपोनेंट्स कर लेते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स छोड़ देते हैं, पर एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया ना रीजनलिज्म, यूपीएससी तो चलो सेम ही सिलेबस है, सिलेबस में एक एक टर्म कुछ भी लिखा है ना वो सब करके जाओ। वुमेन एम्पावरमेंट लिखा है तो वुमेन एम्पावरमेंट पूरा करके जाओ, कास्ट सिस्टम लिखा है तो पूरा करके जाओ, बिकॉज उसका जो क्वेश्चन है वो उसी से आता है। वो कभी आउट ऑफ दी सिलेबस नहीं पूछती, हाँ वो डायनेमिक करके पूछते हैं। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, और प्लीज़ अपने पास एक कॉपी रखो ताकि आपको याद रहे कि क्या था और क्या नहीं था। एक एक वर्ड आपने करना है। मेन कंपोनेंट्स तो सब कर लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर छोटे छोटे इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। कभी रेड अलर्ट है, क्यों है, कैसे है, इन्फिल्ट्रेशन क्यों है इतनी हमारे देश में, है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वीकनेस है ये। कुछ लूप होल्स तो हैं गवर्नमेंट सिस्टम में कि इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, राइट। रोहिंग्यास के बारे में जो है, रोहिंग्यास आजकल नॉर्थ ईस्टर्न में कितनी वो हो चुकी है। अब चाइना ने गांव भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ये सब चीज़ें पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस इज स्टिल डिबेटेबल, मतलब कि अभी भी इस पे विवाद या डिबेट होती रहती है कि कहाँ पे थे आर्यंस, कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए। तो ऐसा माना जाता है, सबसे पहली जो थ्योरी है दैट आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सबसे पहला जो हिस्टोरियंस का ओपिनियन है यही है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, और यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, एक रशिया और सेंट्रल एशिया। क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न की अगर हम बात करें, अगर हम इन माउंटेन्स की बात करें तो ऊपर तो सेंट्रल एशिया से आया है, और वो इसलिए आया क्योंकि सेंट्रल एशिया में ठंड बहुत होती है, और वो ठंड इंडिया में क्यों नहीं पहुंच पाती, हिमालयास की वजह से, या जो हमारे कश्मीर के ऊपर रेंजेस है उनकी वजह से। वरना वहाँ से कोल्ड एयर ब्लो होती है, बट ड्यू टू माउंटेन्स दे गेट ब्लॉक्ड एंड बाइफरकेट, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर था। ह्यूमंस ना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, ना ज़्यादा हॉट में,
ठीक है। उसके बाद दूसरा ओपिनियन दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। किसी को पता है ये कौन थे? मॉडर्न हिस्ट्री में तो थे, नाम से पता चल रहा है। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर। एक्सट्रीमिज्म का क्या मतलब होता है? दोज हु यूज्ड वायलेंस एज अ मीन्स टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो बाल गंगाधर तिलक वो लीडर थे और इन्होंने बोला, ही वॉज ही हैव रिटन मैनी बुक्स एज वेल, तो इन्होंने बोला कि आर्यंस कहाँ से आए? साइबेरिया से। और इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर चुका था, एंड दैट्स वाई इन सर्च ऑफ ग्रीन पैस्चर्स। उस टाइम पे तो लोग, क्योंकि आर्यंस ना पैस्टोरल थे, भेड़ बकरी चलाना ये सब करते थे, तो साइबेरिया में गिरते टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे ग्रीन पैस्चर्स ख़त्म हो रहे थे और इस वजह से आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत बार आ जाता है पेपर में कि बाल गंगाधर तिलक का क्या व्यू पॉइंट था आर्यंस की माइग्रेशन के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं दैट दे केम फ्रॉम साउदर्न रशिया। सेम रीज़न, ठंड। और क्यों लोग हमेशा आज के टाइम पे भी जितनी भी माइग्रेशन होती है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो होती है इसलिए इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं ताकि बेटर कमा सके, बेटर आगे अपने जनरेशन को लाइवलीहुड या बेटर मीन्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सके। तो आर्यंस ऑल्सो माइग्रेटेड फॉर बेटर फूड, शेल्टर, पास्चर, ग्रीनरी। तो इसलिए बोला जाता है कि वो शायद साउदर्न एशिया से माइग्रेट हुए थे, एंड दे नॉट ओनली माइग्रेटेड टू इंडिया बट दे ऑल्सो माइग्रेटेड टू सम अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं यूरोप के वो भी आर्यंस ही थे। ठीक है, तो हाउएवर सबसे प्लॉसिबल थ्योरी, इज प्लॉसिबल, द मोस्ट एक्सेप्टेड और द मोस्ट लॉजिकल थ्योरी यही बोलती है कि आर्यंस एक्चुअली साउथर्न रशिया के स्टेपी स्ट्रेचेस वाले एरिया में रह रहे थे। स्टेपीज पता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पैस्चर या ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे रह रहे थे। एंड इन सर्च ऑफ बेटर फूड एंड लाइफ दे केम इनटू आवर कंट्री और दे माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स। तो साउथर्न रशिया एंड सेंट्रल एशिया वाले एरियाज में वो रह रहे थे, एंड दे देन माइग्रेटेड टू नॉट ओनली टू एशिया बट ऑल्सो टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ यूरोप। यहाँ तक क्लियर है? और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जो आर्यंस थे वो यूरेशिया के एल्प रीजन में रह रहे थे, दी हाईएस्ट स्ट्रेच जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेलिंग टेम्परेचर होता है, साउथर्न रशिया, आर्कटिक रीजन। तो अगर हम बात करें तो मेजर रीज़न क्या था उनके माइग्रेशन का? फॉलिंग टेम्परेचर विच लेड टू द लॉस ऑफ green pastures and food sources, and that's why they came into our country and various other parts of Europe. तो आर्कटिक रीजन भी बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं वो जर्मनी में थे। तो ये सारी थ्योरीज है, पर मोस्ट प्लॉसिबल इज साउथर्न रशिया एंड सेंट्रल एशिया। यहाँ तक क्लियर है थ्योरीज तक? ठीक है, अगर हम उनके करेक्टरिस्टिक्स देखें, दे वर मोस्टली, दे प्राइमरी ऑक्यूपेशन वॉज पैस्टोरलिज्म, मतलब वो ज़्यादातर पैस्टोरल लोग थे, एंड देयर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। दे डिड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर बट इन देयर कम्युनिटी पैस्टोरलिज्म वॉज मोर डोमिनेंट, पैस्टोरलिज्म ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, अब बिकॉज सेंट्रल एशिया से वो माइग्रेट करके आए हैं तो वो डिफरेंट पार्ट्स में घूमे होंगे, डिफरेंट जगहें उन्होंने देखी होगी, एंड ड्यू टू दिस जब आप मूव करते हो, व्हेन यू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड यू गेट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स, देयर कल्चर, देयर फ्लोरा फोना। इस वजह से आर्यंस भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे फ्लोरा की, फोना की, रिवर्स की,
और माउंटेन्स की, क्योंकि जब उन्होंने माइग्रेट किया उस टाइम पे उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी, वाइल्ड एनिमल्स फेस करने पड़े होंगे, रिवर्स क्रॉस करने होंगे, माउंटेन्स उन्होंने क्रॉस किए, रिवर्स किए, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते थे और इसी नॉलेज ने उनकी हेल्प भी की है टू सेटल डाउन इनटू आवर कंट्री और टू एक्वायर द टेरिटरीज इन आवर कंट्री बाय ओवरटेकिंग दी इनहैबिटेंट्स जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे। ठीक है, तो दे हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी डोमेस्टिकेशन करते थे। एनिमल्स वही है, गोट्स, डॉग्स, पर सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनका ये है दैट फॉर देम हॉर्सेस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द सिग्निफिकेंट एनिमल दे केप्ट, और वो हॉर्सेस लेके हमारे देश में आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है डोमेस्टिकेशन उस तक। आर्यंस एक वेव में नहीं आए थे, दे केम इनटू डिफरेंट वेव्स एंड दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट रेसेस उनकी सबकी अलग थी। अब इंडिया में भी डिफरेंट रेसेस के लोग रह रहे हैं, बट कल्चर एंड लैंग्वेज वर सेम। ठीक है, तो डिफरेंट रेस के आए थे, बट वो कॉमन, उनका लैंग्वेज कॉमन था, उनका कल्चर कॉमन था, और वो जो लैंग्वेज उस टाइम पे बोल रहे थे दे वर नोन एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, क्योंकि पहले वो यूरोप से आए हैं। ठीक है, दे वर नोन एज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे पास जो एविडेंस है आर्यन का दैट इज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन ईरान। ठीक है, ईरान में बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जहाँ से हमें ये पता चला है कि आर्यंस वहाँ पे काफ़ी देर रहे हैं, और जब आर्यंस ईरान में रह रहे थे उनको बोला जाता था इंडो ईरानियंस। ठीक है, व्हेन आर्यंस वर लिविंग इन ईरान और सेंट्रल एशिया तब उनको इंडो ईरानियंस बोला जाता है, बिकॉज दे लिव्ड हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिफोर कमिंग इन इंडिया। ठीक है, उनकी सोसाइटी अब शुरू हो गया हमारा प्रॉपर तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पैस्टोरलिज्म है, एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर मेल्स करते थे उस टाइम पे ड्यू टू हायर फिजिकल पावर। फीमेल्स लुक्ड आफ्टर होम्स। ठीक है, अब क्योंकि बिकॉज मैन बिगेन टू गो आउट एंड फीमेल लुक्ड आफ्टर होम्स, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी मेल डोमिनेटेड हो जाती है। आज से भी 20 साल पहले भी ऐसा ही होता था, औरतें बहुत कम जॉब्स करती थी और मैन ही सारे फाइनेंशियल सोर्सेज संभालता था। अभी भी बहुत घरों में फादर्स ही होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि क्या लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। तो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, क्योंकि कल्चर वैसा है। सोसाइटी किससे डिफाइन होती है कि कल्चर कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी वेस्टर्नाइजेशन अब हुई है, पहले नहीं थी, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे LGBTQ कम्युनिटी, अभी भी लोग उस कम्युनिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। पर अगर आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है उनकी कम्युनिटी की, है ना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि कल्चर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है। अगर आप जम्मू में हो, यू गो टू दिल्ली और मुंबई, आप देखोगे बहुत कल्चरल डिफरेंस है। वहाँ पे नाइट लाइफ है, वहाँ पे लोग फ्रीली बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। क्योंकि जम्मू पहले क्लोज भी तो था ना, बाहर से कोई सेटल नहीं हो सकता था, कुछ ले नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं कल्चर डिफाइन करता है कि आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो उस टाइम पे बिकॉज मैन लुक्ड आफ्टर ऑल दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसलिए सोसाइटी मेल डोमिनेट होने लगी। एंड क्योंकि हर चीज़ अगर आप देखोगे ना ऑक्यूपेशन से ही शुरू हुई है। कास्ट सिस्टम कैसे शुरू हुआ, चलो वो तो कलर से शुरू हुआ, वो बेस्ड किस पे था, ऑक्यूपेशन। मैट्रियार्कल सोसाइटी थी हमारे देश में। मेघालय में एक ट्राइब है घारो, वो पता नहीं, वो अभी भी मैट्रियार्कल है। वहाँ पे शादी के बाद लड़का जाता है लड़की के घर और उसके घर के काम भी करता है। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ घर के काम करने लगी और लड़के बाहर जाने लगे, और जिसके हाथ में फाइनेंशियल पावर आती है उसका होल्ड फैमिली पे
स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इट इज़ ऑल लिंक टू मटेरियलिज्म। तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कियल है या मैट्रियार्कियल है, ये जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे भी मटेरियलिज्म आया है, तभी ये डिविजन्स हुई है। इससे पहले सोसाइटी मटेरियलिस्टिक नहीं थी, सब अपना ट्रेड कर रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे। पर अब सोसाइटी थोड़ी सी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होगी क्योंकि एक नई कम्युनिटी आ गई। अब कोई हमारे देश में सेटल होने आया है तो बेटर सोर्सेज के लिए आया। अब हमारे जैसे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, पर उनके साथ भी बुरा होता है। बहुत इंस्टेंस आते हैं ना, अभी हुआ एक, कहाँ हुआ, पाकिस्तान के लड़के को मारा शायद, उसी के रूममेट ने, ही वॉज अफ्रीकन आई थिंक। तो वो चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज स्टीरियोटाइप बन चुका है। ठीक है, न्यूज़ पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ये तो मुझे पता चल गया। ठीक है, क्लियर है? सेंट्रल एशिया में एविडेंस। अब आर्यंस का जो फर्स्ट एविडेंस हमारे देश में पाया गया है, दैट इज फाउंड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में 36 टाइम्स आर्यंस का मेंशन किया गया है, और वैसा ही मेंशन हमें इंडो ईरानियन टेक्स्ट से मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि दैट आर्यंस लिव देयर एज वेल एज हेयर। ठीक है, तो ऋग्वेदा वॉज द फर्स्ट वेदा और द फर्स्ट written evidence available for our ancient society, and this Rigveda mentioned about Aryans, और उस वजह से हमें पता चला that Aryans lived in our country और migrated to our country। 36 बार ऋग्वेदा में आर्यंस का मेंशन किया गया है। तो ये जो है 36 बार, ये याद रखना। ठीक है, ओके, यहाँ तक ले है। ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ पेयर। ऋग्वेदा है क्या? इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। उस टाइम पे लोगों ने अग्नि की, वरुण की, इंद्र की पूजा करना शुरू कर दी थी। मतलब नेचुरल फोर्सेस को पर्सोनिफाई करके पूजना अब शुरू कर दिया था। फायर हेल्प देम इन कुकिंग और लाइट के लिए, और वरुण की बात करें हवा, इंद्र रेनफॉल के लिए। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया था। ऋग्वेदा इन्हीं को डिनोट की हुई, इन्हीं को डिवोट की हुई कि प्रेयर्स की कलेक्शन है। समझ आया ऋग्वेदा क्या है? एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री। और ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं? 10 हिम्स क्या होते हैं? इट इज़ HYMS भजन, प्रेयर्स। ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र, इट इज़ अ हिम। तो ऋग्वेदा में ये याद रखना है कि इस बुक में कितनी थे, 1028 हिम्स पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ऋग्वेदा? उसके बाद फर्दर ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास। मंडलास मतलब चैप्टर्स। जैसे हमारी बुक में चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ही ऋग्वेदा में चैप्टर्स थे, उनको बोला जाता है मंडलास। अब ये हमारी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जो हमारा 2nd से लेके 7th तक है ना, वो हमने सबसे पहले डिस्कवर किया है, इसलिए इनको बोलते हैं अर्लीस्ट वन। हमें हमें टुकड़ों में बुक्स मिली है ना, कुछ जगह कलेक्शन मिली है, कुछ जगह कुछ। जो सबसे पहले डिस्कवर हुई है या डेसिफर हुई है वो है 2nd मंडला से लेके 7th मंडला तक, एंड दीज आर दी अर्लीस्ट वन। एंड देन वी हैव द 1st एंड द 10th, इट इज़ द लेटेस्ट वन, जो हमने सबसे रिसेंटली डिस्कवर या डेसिफर की है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये याद रखना 10 मंडला हैं, और सबसे लेटेस्ट जो हुए हैं वो है 1st एंड दी 10th वन। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ऋग्वेदा एक है, हमारे देश का एंशिएंट टेक्स्ट है ऋग्वेदा, वैसे ही ईरान का है अवेस्ता। इन दोनों में बहुत कॉमन चीज़ें पाई गई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं दोनों जगहों पे सेम तरीके, देखो कल्चर तो सेम ही है, लैंग्वेज भी सेम है, तो कहीं ना कहीं दोनों में सेम लोगों ने सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी। इसलिए हम ये बोलते हैं कि आर्यंस हमारे देश में आने से पहले कहाँ पे सेटल हुए थे? ईरान में। एवेस्टा इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ द अर्लीस्ट इरानियन
टेक्स्ट आप बोल सकते हो। तो ये भी याद रखना, एवेस्टा इज़ द अर्लीस्ट ईरानियन टेक्स्ट। और सिमिलैरिटीज़ किस में है? सेम नेम्स फॉर गॉड्स एज वेल एज क्लासेस। क्लासेस मतलब जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बोल रही हूँ, यहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया था, ठीक है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, तो बोथ द एरियाज हैड द सेम कम्युनिटी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नींद आ रही है? ठीक है फिर, ओके। उसके बाद सम आर्यन नेम्स हैव बीन फाउंड इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में बहुत सारे आर्यंस के नाम पाए गए हैं जो हमें डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस में डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि एक इराक में एक इंस्क्रिप्शन है 2200 ईयर्स की तब की, वहाँ पे आर्यंस का नाम पाया गया है, ठीक है। इसका मतलब आर्यंस इराक में भी रह रहे थे। सेकंड हमारी आती है हिटाइट इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे है? टर्की में। इसका मतलब आर्यंस टर्की में भी रह रहे थे। ये सारा किसका पार्ट है? सेंट्रल एशिया के। तो इंडिया के इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ यहाँ की भी इंस्क्रिप्शंस में आर्यंस का एविडेंस पाया गया है। और इराक में एक और इंस्क्रिप्शन है कि साइट इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे आर्यन का मेंशन किया गया है। दिस ऑल शोज द एविडेंस ऑफ द आर्यन कम्युनिटी इन दिस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में भी जो इनहैबिटेंट्स थे ओरिजिनल, वो भी आर्यंस थे, और हमारे देश में भी जो थे वो भी आर्यंस थे। क्लियर है? कुछ डाउट, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंटर्स है आर्यंस के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है एडवेंट ऑफ आर्यंस, तो उनमें आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में आर्यंस आए 1500 BCE में, एंड विद द एडवेंट ऑफ आर्यंस हमारे देश में हॉर्स और हॉर्स सैक्रिफाइस होने लगा। हमारे देश में ये दोनों चीज़ों के एविडेंस आर्यंस के आने के बाद पाए गए। इससे पहले हॉर्स का एविडेंस पाया गया था, पर सिर्फ कहाँ से पाया गया था? गुजरात से, राइट, सुरकाटोटा इन गुजरात। पर आर्यंस के आने के साथ हॉर्स और उनकी सैक्रिफाइस के एविडेंस बढ़ गए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जियोग्राफिकल एरिया की। अगर हम बात करें तो आर्यंस लिव्ड इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हमारा पंजाब, राजस्थान, ये सारा एरिया आता है। ये जो बना था ना, ये ब्रिटिश ने ऐसे क्लासीफाई किया था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को। देन वी हैव पंजाब, सिंध वगैरह वाला एरिया ना, पंजाब और वेस्टर्न यूपी। ये कुछ जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे आर्यंस इनिशियली सेटल हुए थे। तो वो अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से लेके इंडिया तक फैले हुए थे, बिकॉज दे माइग्रेटेड इन डिफरेंट फेजेस। तो जहाँ जहाँ पे उनको लाइवलीहुड मिलता गया, सब मिलता गया, वो वहाँ पे सेटल होते गए, और बाकी जो थे वो आगे बढ़ते गए। समझ आया कैसे हुई इनकी माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमें अफगानिस्तान में आर्यंस थे, ये इसलिए पता चला है क्योंकि ऋग्वेदा में एक रिवर का मेंशन है, दैट इज़ कुबा रिवर, दैट इज़ इन अफगानिस्तान, ठीक है। और ऋग्वेदा में इंडस, कुबा तो है ही, कुबा इज़ इन अफगानिस्तान, इसका मतलब वो अफगानिस्तान में भी थे। और इंडिया में कैसे है? बिकॉज इंडिया, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज का भी मेंशन ऋग्वेदा में किया गया। इंडिया, इंडस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदा में इंडस को बोला गया है सिंधु। सिंधु was the name given to the Indus river in Rig Veda, and it is also Indus was also known as river par excellence for आर्यंस। मतलब ऐसा रिवर जो आर्यंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जिसने आर्यंस को एक्चुअली लाइफ दी, ठीक है।
ठीक है, हम बोलते हैं ना कुछ चीज़ जो बहुत वर्दी होती है उसको बोलते हैं ना पार एक्सीलेंस, वैसे ही इंडस को रिवर पार एक्सीलेंस फॉर आर्यंस कहा गया है। इसमें एक और मेंशन है रिवर सरस्वती का भी मेंशन ऋग्वेदा में किया गया है। देखो सरस्वती बहुत पहले डिसअपेयर हो गई है, पर ये थी ही इसलिए पता चला क्योंकि ऋग्वेदा में सरस्वती का मेंशन किया गया है, इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि कुछ ऐसा रिवर था जो अब नहीं है, पर आज तक हम ये नहीं जान पाए कि डिसअपेयर कैसे हो गई। तो इट स्टिल ये आपके ज्योग्राफी में एक टॉपिक भी है, मजिद हुसैन की बुक में पूरा इस पर बना हुआ है कि वाई मतलब पॉसिबल रीजंस बिहाइंड द डिसअपेयर ऑफ सरस्वती रिवर। एक बार रीड करना है इसको, ठीक है। उसके बाद सरस्वती को ऋग्वेदा में बोला गया है नादी तैना। नादी तैना मतलब बेस्ट ऑफ रिवर, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट रिवर was the सरस्वती रिवर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा एज इट was known as नादी तैना, जिसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ रिवर्स। यहाँ तक क्लियर है। सप्त सिंधु पे आए अब, इसके बाद लिखवाती हूँ, ठीक है, ये वाला करवा के, ठीक है। उसके बाद जिस रीजन में आर्यंस इनिशियली सेटल हुए थे उसको बोलते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु क्यों बोलते हैं? यस, इट इज़ द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। आर्यंस जिस एरिया में सेटल हुए थे वहाँ पे 7 रिवर्स थे, और वो रिवर्स थे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और इसलिए इस एरिया को सप्त सिंधु बोला गया है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें इंडिया का मैप नहीं, ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है, रावी, बियास, सतलुज, चिनाब, ये सारी रिवर्स को मिला के सप्त सिंधु बोला गया है। अब डिफरेंट रिवर के डिफरेंट नाम थे जो आपको लर्न करने हैं, जो थोड़े से मुश्किल हैं पर लर्न हो जाते हैं। इंडस को बोला गया है सिंधु, देन सेकेंड इज झेलम। झेलम इज इन क्या? नहीं, मेरे को लगा मैं पूछ रही हूँ झेलम इज इन, हाँ, वितास्ता, जिसमें फ्लड आया था, है ना, इसको बोलते हैं वितास्ता। वितास्ता इज़ अ कश्मीरी नेम एज वेल, ठीक है। उसके बाद वी हैव चिनाब, जिसको बोला गया है असीकनी, ठीक है। देन वी हैव रावी, दैट इज नोन एज परुशिनी। देन वी हैव बियास, दैट इज नोन एज विपाश। कई जगहों पे विपाश भी लिखा होता है, कई जगहों पे विपाश भी लिखा होता है, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। बियास को बोला जाता है विपास। देन वी हैव सतलुज, शतुद्री, एंड देन वी हैव सरस्वती, जिसको नदी तैना डेजिग्नेट किया गया है। दीज आर दी एंशियंट नेम्स फॉर दीज रिवर्स। और ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो बहुत बार मैच दी फॉलोइंग में दे देता है, फिर आपको मैच कर, और सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते ही मैच दी फॉलोइंग वाले हैं, क्योंकि वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं उनके ऑप्शंस, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता ना, तो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है। झेलम इज़ इन श्रीनगर, राइट, कश्मीर। वितास्ता इज़ अ कश्मीरी नेम, so वितास्ता फॉर झेलम। चिनाब, वी हैव ACs इन आवर होम, तो चिनाब स्टैंड्स फॉर असीकनी। नाम तो आपको लर्न करना पड़ेगा, बट इमीडिएट रिमेम्बरेंस के लिए बता रही हूँ। रावी इज़ अ मेल नेम, रवि, तो पुरुष परुषिनी। समझ आया ये वाला फंडा, ठीक है। देन वी हैव बिपाश, इसको बिपाश भी लिखा जाता है, तो बी करके आप ये लर्न कर सकते हो। देन वी हैव शतुद्री, ऐसे एक ही नाम है, सिंधु तो इंडस का है, सबको पता है, ऐसे एक ही नाम है शतुद्री, एंड ऐसे सतलुज, इससे आप ऐसे लर्न कर सकते हो। ये मेरा फंडा था लर्न करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, ये चीज़ भूलने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस एरिया को बोला जाता था सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक लिख लें।
यहाँ तक लिख ले, ये रहने देती हूँ। The cities of the Harappan culture, the cities of the Harappan culture पूरी तरीके से हरप्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, यानी कि लेट हरप्पन फेज भी ख़त्म हो गया था। डिक्लाइंड बाय 1500 BCE, डिक्लाइंड बाय 1500 BCE। नेक्स्ट पॉइंट, अराउंड दिस पीरियड, people speaking Indo-Aryan language came through northwestern mountains and got settled in the northwest in Punjab, and later in Gangetic Plains, and they were known as Aryans or Indo-Aryans। इंडो का मतलब समझते हो ना, जो लोग बाहर से आके हमारे देश में बस जाते हैं, उनके साथ हम इंडो लगाते हैं। वी हैव इंडो यूरोपियंस, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया सबने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल वेव्स, आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया इन सेवरल वेव्स through the passes in the northwestern mountains, the passes in the northwestern mountains, यहाँ तक लिख लिया। They initially settled in the valleys of the northwest, and the plains of Punjab. They initially settled in the valleys of the northwest and the plains of Punjab. Next point, later they moved into the Indo-Gangetic Plains. Later they moved into the Indo-Gangetic Plains. Next line, by the 6th century BCE, they occupied the whole of North India, which was referred as Aryavarta. क्लियर? वर्ता, VARTA, मतलब कल्चर, उनका सारा रेन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, द पीरियड बिटवीन 1500 and 600 BCE can be divided into two categories. पहला लिखो अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग्वेदिक पीरियड।
15,000 to 1000 BCE. जितनी डेट्स होती है ना उतनी याद करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द लेटर वैदिक पीरियड 1000 BCE to 600 BCE. लेटर वैदिक पीरियड 1000 BCE to 6000 BCE. 600 BCE. समझ आ गया यहाँ तक जितना लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस। ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी ऑफ आर्यंस। लिखो द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस इज स्टिल डिबेटेबल, is still debatable. Next point, some of the historians consider that the original home of the Aryans was Central Asia. That the original home of the Aryans was Central Asia. लिखा यहाँ तक। सेकेंड लिखो अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, the Aryans originally inhabited Siberia. But due to falling temperature, they left Siberia in search of greener pastures. They left Siberia in search of greener pastures. Next point लिखो some consider that their original home was in southern Russia. Some consider that their original home was in southern Russia, from where they migrated to different parts of Asia and Europe. यहाँ तक समझ आया? यूरोप। नेक्स्ट लिखो however the most plausible theory PLAUSIBLE theory is that the Aryans originally lived in the steppes stretches of steppes stretches from southern Russia to Central Asia. समझ आया यहाँ तक? ठीक है। लास्ट इसमें एक और पॉइंट लिखो hence it is said that the Aryans lived in east of Alps
ईस्ट ऑफ एल्प्स, ALPS, ब्रैकेट में डालो यूरेशिया, यूरेशिया, कॉमा सेंट्रल एशिया, आर्कटिक रीजन, जर्मनी एंड साउदर्न, आर्कटिक रीजन, जर्मनी एंड साउदर्न रीजन्स। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? रशिया, रशिया, यहाँ तक समझ आया सबको? नेक्स्ट लिखो, दे वर मेनली पैस्टोरल, दे वर मेनली पैस्टोरल and agriculture was their secondary occupation. They were mainly pastoral and agriculture was their secondary occupation. Next line लिखो, they were well acquainted with flora, they were well acquainted with flora, flora, fauna, rivers and acquainted with flora, fauna, rivers and forest. रिवर, फॉरेस्ट, क्योंकि वो इतना ट्रैवल करके आए थे ना, इतना घूम के। नेक्स्ट लिखो, दे डोमेस्टिकेटेड मैनी एनिमल्स like goats, they domesticated many animals like goats, dogs, but horses were the most significant and important for them. But horses were the most significant and important for them. नेक्स्ट लिखो, they did not belong to the same race, they didn't belong to the same race but had the same culture, they didn't belong to the same race but had the same culture and spoke common language. तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी जो लैंग्वेज आई है वो शुरू कहाँ से हुई थी? इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से। एंड स्पोक कॉमन लैंग्वेज, दैट इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ तक लिखा। नेक्स्ट लिखो, आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन सेंट्रल एशिया एंड ईरान। Aryans first appeared in Central Asia and Iran, where they were known as Indo-Iranians. Where they are known as Indo-Iranians, and where they lived for a very long period of time. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट लिखो, दे हैड अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। दे हैड अ मेल, नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक लिखे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। द एविडेंस of Aryans can be found in Rig Veda. The evidence of Aryans can be found in Rig Veda, where the term Aryan in which the term Arya, in which the term Arya
can be found 36 times. क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स. ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स offered to Rigveda is a collection of prayers offered to Indra, Agni, Varuna, etc. Varuna, etc. स्लैश डाल के लिखो 1028 hymns, HYMNS. ठीक है. It consists of 10 mandalas with 2nd to 7th, वैसे लिखना रोमन न्यूमरल्स में ऐसे वाला, 2nd to 7th being the earliest ones and the 1st and 10th being the latest one. Tenth being the latest ones. नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक लिख लिया. ऋग्वेदा हैव मैनी कॉमन थिंग्स. ऋग्वेदा हैव मैनी कॉमन थिंग्स with the earliest or the oldest, with the earliest or the oldest Iranian text, Avesta. Earliest and the oldest Iranian text Avesta, Avesta slash डालो. Same name for several gods and classes. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट लिखो, some Aryan names have also been found in Indo-European language inscriptions. Some Aryans' name have also been found in Indo-European language inscriptions. Indo-European language inscriptions, फिर से डालो स्लैश और फिर लिखो, पहले लिखो यूरोपियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं. पहले लिखो और 2200 इंस्क्रिप्शन और 2200 BCE इंस्क्रिप्शन फ्रॉम 2200 BCE inscription from Iraq, 200 BCE डेट है ना उस इंस्क्रिप्शन की 2200 BCE फ्रॉम इराक. इसका मतलब जब हमारे देश में हड़प्पन्स थे, इराक IRAQ, इसका मतलब जब हमारे देश में हड़प्पन्स थे तब आर्यंस यूरोपियन पार्ट्स वगैरह में या सेंट्रल एशिया के पार्ट में पहुंच चुके थे. तो इसका मतलब उन्होंने माइग्रेशन तब शुरू की हुई थी. कुछ वहीं बस के, कुछ जो अब ऑब्वियसली सारे एक जगह तो बस नहीं सकते और माइग्रेट करेंगे इन सर्च ऑफ मोर सोर्सेज ऑफ फूड. तो जो नहीं बस पाए वो आगे आगे आते गए एंड दे रीच्ड इंडिया. ठीक है. सेकंड लिखो, हिटाइट इंस्क्रिप्शन, HITTITE, हिटाइट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम टर्की.
लास्ट लिखो कैसाइट इंस्क्रिप्शन, KASSITE, KASSITE, इंस्क्रिप्शन ऑफ इराक। ठीक है, यानी कि आर्यन, इतना तो पता चल गया कि आर्यंस ने एकदम से माइग्रेशन नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन, स्टेप से पहले वो सेंट्रल एशिया पहुंचे होंगे, राइट, नीचे ही आए होंगे ना, फिर और नीचे आए एंड दे रीच्ड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इन 1500 BCE आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया। In 1500 BCE, Aryans appeared in India, and with this many evidence of horse and horse sacrifices have been found. Many evidence of horse and horse sacrifices have been found. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जोग्राफिकल एरिया वेयर आर्यंस, अर्ली आर्यंस लिव्ड। जोग्राफिकल एरियाज वेयर अर्ली आर्यंस लिव्ड, जो सबसे पहले हमारे देश में आए थे। कहाँ कहाँ बोला था अभी मैंने? हाँ, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो हमारा सिंध वाला रीजन आता है ना, ये बलूचिस्तान, ये सारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। क्लियर है? अब अफगानिस्तान में आर्यंस थे, ये हमें कैसे पता चला? लिखो पॉइंट, ऋग्वेदा मेंशंस रिवर कुबा, KUBHA, ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट या मेंशंस रिवर कुबा ऑफ अफगानिस्तान, कुबा, रिवर कुबा ऑफ अफगानिस्तान, KUBHA, KUBHA of Afghanistan, as well as river Indus and its 5 tributaries. अब सबकी ज्योग्राफी हो गई है ना, आपकी नहीं हुई? ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? जो मैंने वर्ड पूछो ना क्या होता है, जब पता नहीं तो कैसे समझ आएगा, लिखोगे तो। 2 चीज़ें होती है रिवर की, तो ये क्या होगा? ये है रिवर, एक होती है ट्रिब्यूटरीज और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अच्छा, आप इधर हो, ठीक है। वो रिवर्स, वो वाटर पोर्शंस जो रिवर को जॉइन करते हैं उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, और वो वाटर स्ट्रीम्स जो रिवर बाइफरकेट करता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है ना, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज। हाँ, मुझे भी पहले यही लगता था, आज से कुछ साल पहले। मेरी ज्योग्राफी ठीक है, तो मेरे को भी यही लगता, तभी मैंने पूछा। आप समझ आया ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? इसलिए बोलती हूँ जो वर्ड लिखते हो नहीं पता होता पूछ लिया करो, ठीक है। तो इंडस में झेलम, सतलुज, बियास, चिनाब अभी तक मिलती हैं। पाकिस्तान में इंडस को वो मिलती हैं। इंडस एक्चुअली इंडिया में फ़्लो नहीं करता। इंडस की ट्रिब्यूटरीज इंडिया में फ़्लो करती है, जो इंडिया पास करके इंडिया में जाके मिलती है। ठीक है, समझ आया? पक्की बात है। मतलब जैसे अगर ये मैप है, ये है ना, इंडस फ्लो करता है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल झेलम फ्लो करती है यहाँ, तो ये यहाँ पे जाके इससे
मिलती है, जो उसका वाटर पोर्शन और बढ़ाती है। और ये सारे कहाँ पे जाके मिलते हैं? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ये सारे समुद्रों में जाके वो हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। कहाँ तक लिखा था हमने? एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ऋग्वेदा कॉल्ड इंडस एज सिंधु। ऋग्वेदा कॉल्ड इंडस एज सिंधु स्लैश तालो स्लैश a river par excellence, a river par excellence, ठीक है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट सरस्वती, it also mentions about Saraswati, which was referred as Nadi Tena, that is best of रिवर्स। तो उसका मतलब उस टाइम पे इंडस के बाकी हर रिवर से बेटर कौन सा रिवर था? सरस्वती। इट वॉज नॉट अ ब्रांच ऑफ और अ ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ इंडस, इट वॉज अ सेपरेट रिवर, हाउएवर इट हैव डिसअपेयर्ड। वैदिक एज के बाद सरस्वती रिवर का मेंशन ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो वैदिक एज के दौरान ही डिसअपेयर हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द होल रीजन इन विच आर्यंस first settled, the whole region in which Aryans first settled was known as Sapt Sindhu. Sapt Sindhu, which means land of 7 rivers, which means land of 7 rivers. Land of 7 rivers को apostrophe s में डालना। लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। अब लिखो द 7 रिवर्स इंक्लूडेड, और ये सारे लिख दो, जो स्पेलिंग नहीं आएंगे पूछ लेना। पहला है सिंधु, देन वी हैव वितास्ता for Jhelum, Sikini for Chenab, Asikini, Asikini for Chenab, Ravi के लिए परुशिनी, विपाश VIPASH for Bias, and Shatudri SHUTUDRI for Satluj and सरस्वती। हो जाएगा लर्न, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जितना लिखा है? हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं मिटा रही। ठीक है, एंशिएंट नेम भी लर्न करने हैं और मॉडर्न नेम्स भी लर्न करने हैं। ओके, क्लियर हो गया? डन? मिटा दूँ? ठीक है। अब आर्य वर्ड का, आर्य का मेंशन बहुत बार किया। हिटलर भी तो प्योर जर्मन्स को आर्यंस बोलता था ना? हाँ बोलता था, हिटलर्स भी प्योर जर्मन्स को आर्यंस बोलता था। बहुत सारे लोग सुपीरियर क्लास को आर्य डिनोट करते हैं। अब आर्य क्या होता है? आर्य वर्ड का मतलब क्या है? आर्य वर्ड का मतलब होता है नोबल, प्योर, सुपीरियर, ग्रेट। ठीक है, द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज नोबल। और ये लैंग्वेज बोलते थे
संस्कृत विच इज़ एन इंडो यूरोपियन language which came to our country with the coming of Aryans. So Sanskrit is not the original development or creation of our country. It came with Aryans when they migrated to India. तो संस्कृत एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है. आर्यंस इंडिया आए थे, उस पासेस पता है आपको, माउंटेन्स में पासेस होते हैं. माउंटेन्स में जो रास्ता निकालते हैं ना हम, वो तभी निकालते हैं जब माउंटेन्स में कोई पास हो, मतलब जाने का रास्ता फिजिबल हो, निकाला जा सके. ठीक है, जैसे कश्मीर जाने के रास्ते के पास को क्या बोलते हैं? हाँ, जोजिला कश्मीर जाता है. जोजिला कश्मीर जाता है. बनिहाल, अब तो याद आना ही था, है ना. ठीक है, तो पासेस वो होते हैं. तो आर्यंस के लिए भी कुछ रास्ता बना होगा या कुछ होगा जहाँ से वो पास कर पाएंगे, तो उस पास का नाम है खाइबर पास. आर्यंस एंटर इंडिया थ्रू खाइबर पास. यहाँ तक क्लियर है. अब इंडिया में पहले से भी लोग रह रहे थे कुछ, तो अब ब्रिटिशर्स आए, उनका कॉन्फ्लिक्ट मुग़ल रूलर्स के साथ हुआ या नवाब्स के साथ हुआ. पर्शियंस आए, उनका कॉन्फ्लिक्ट मौर्यंस के साथ जैसे हुआ या किसी के साथ हुआ. वैसे आर्यंस जब आए तब भी तो हमारे देश में लोग रह ही रहे थे ना. अब उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारे लोग के ओरिजिनल यानी कि इंडिजीनियस जो पहले से हमारे देश में रहे थे उनके साथ. तो हम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिजीनस इनहैबिटेंट्स. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारे देश में दो इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स की टाइप्स थे. एक थे दासास और एक थे दस्यूस. उनको बोलते हैं दासास एंड दस्यूस. अब दासास कौन थे? दासास थे अर्ली आर्यंस जो पहले ही हमारे देश में आ गए थे. कहाँ से आए थे वो? ईरान से. दे स्पोक इंडो ईरानियन लैंग्वेज और इनका मेंशन ईरान में के लिटरेचर में किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहली माइग्रेशन हमारे देश में कहाँ से हुई थी? ईरान से, और उनको बोलते हैं दासास. तो ये बहुत पहले आ गए थे. ठीक है, दूसरे हैं हमारे दस्यूस जो थे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, लेटर हरप्पन फेज से बचे हुए लोग जो थे, जो पहले से हमारे देश में रहते. क्लियर है? दासास एंड दस्यूस. तो अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली दासास और अर्ली आर्यन से तो इनके साथ तो रिलेशन फिर भी ठीक था, पर उन्होंने इनको भी कॉन्कर किया, पर दस्यूस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुआ. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, अब आर्यंस ने आके इन दोनों कम्युनिटीज़ को कॉन्कर कर लिया, इनको ओवरटेक कर लिया. अब वो आर्यन चीफ जिसने दस्यूस को कॉन्कर किया उसका नाम था त्रासा दस्यू, द कॉन्करर ऑफ और द एम्पावर. जिसने कैप्चर कर लिया दस्यूस को या अपने नीचे कर दिया, उसको बोला जाता था त्रासा दस्यू. ठीक है, अगर यहाँ पे ओवर पावर किया गया है इसका मतलब कुछ वॉर लाइक चीज़ हुई होगी. ये आर्यंस ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनके पास हॉर्सेस भी थे और उनके पास बेटर चीज़ें थी, जिसकी वजह से उन्होंने दस्यूस को ओवर पावर कर लिया. एंड द आर्यन चीफ हु डिड दिस वाज नोन एज त्रासा दस्यू. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या हुआ, दस्यूस को उन्होंने कॉन्कर कर लिया. दासास की तरफ वो थोड़े सॉफ्ट थे, उनको भी वो इन्फीरियर ट्रीट कर रहे थे पर सॉफ्टली, मतलब ज़्यादा क्रूअल उनकी तरफ नहीं थे. बट टूवर्ड्स दस्यूस दे वर वेरी क्रूअल और दे वर वेरी डिस्क्रिमिनेटरी. तो उन्होंने दस्यूस की हत्या करना शुरू की, दस्यूस को मारना शुरू किया. यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, रेस, क्या बोलते हैं, रेस क्लिनजिंग. हिटलर ने भी तो ज्यूस को मारा था ना अपनी प्योर जर्मन रेस बताने के लिए. वैसे ही आर्यंस ने दस्यूस को मारना शुरू कर दिया टू इस्टेब्लिश देयर ओरिजिनल एंड प्योर रेस. और इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं
दस्यु हत्या, इसको हम बोलते हैं दस्यु हत्या, जिसका मेंशन ऋग्वेदा में बहुत बार किया जाता है. दे एम्पावर्ड बोथ द कम्युनिटीज बट दे वर सॉफ्टर टूवर्ड्स दासास बिकॉज दे वर अर्ली आर्यंस, तो कहीं ना कहीं सेम रेस के थे. एंड दे वर वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स दस्यूस बिकॉज दे वर नॉट ऑफ द सेम रेस और दे वर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स. तो कहीं ना कहीं रेस डिफरेंस आया, कलर डिफरेंस आया, जिसकी वजह से उन दस्यूस को मारना शुरू किया. दासास और दस्यूस क्लियर है, ये था जब वो हमारे देश में आए थे, ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट जो उनका हमारे देश के लोगों के साथ हुआ था. तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्ली आर्यंस कहाँ से आए थे, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम ईरान. बहुत बार दासास और दस्यूस में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, याद रहेगा दासास एंड दस्यूस. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये लिख लें. ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दिया गया है, नोट्स वगैरह में आर एस शर्मा में मेंशन है, ठीक है, चैप्टर में. एडवेंट ऑफ आर्यंस ही नाम है उस चैप्टर का. लिखो द वर्ड आर्या मीन्स नोबल. नेक्स्ट लिखो दे स्पोक संस्कृत an Indo-European language. An Indo-European language, and it is believed that they entered India. It is believed that they entered India through Khyber Pass. Khyber Pass. KHY. हाँ, इन अफगानिस्तान. खैबर पास अफगानिस्तान में ही है. ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग डालो, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स. इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स. The indigenous inhabitants during that period can be classified. The indigenous inhabitants during that period can be classified into. उन्होंने दासास को दास बना के ही रखा था, इसलिए इनको दासास बोला जाता है. ठीक है, मतलब बाद में जैसे हमारे जो वैश्य या शूद्रा क्लैन है ना, दे कंप्राइज्ड ऑफ दासास एंड दस्यूस. ठीक है, ये हम आगे भी देखेंगे. दासास एंड दस्यूस लिख दिया, दासास एंड दस्यूस. अब लिखो दासास वर द अर्ली आर्यंस. Dasas were the early Aryans as mentioned in Iranian literature. As mentioned in Iranian literature, early Aryans as mentioned in Iranian literature and Dasyus were the original inhabitants of the country. अब जैसे जब यूरोपियंस भी आए थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी हमारे ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स को कॉन्कर करने की, फिर उन्होंने फ्रेंच पोर्तुगीज वगैरह को भगाया था. ठीक है, वो द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री. द आर्यन चीफ overpowered the Dasyus. The Aryan chief overpowered the Dasyus and was called as Trasa Dasyus.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आर्यन चीफ वॉज सॉफ्ट टूवर्ड्स द दासास। आर्यन चीफ वॉज soft towards the dasas and very hostile towards the Dasyus. Towards the Dasyus, as evident from the term, as evident from the term Dasyu Hatya, slaughter of Dasyus, slaughter of Dasyus, Dasyu Hatya, slaughter of the Dasyus, repeatedly mentioned in the Rig Veda, repeatedly mentioned in the Rig Veda. क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अब आता है हमारा वैदिक। बिफोर गोइंग इनटू द पीरियड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर होता क्या है? तो वेदा क्या होता है? वेदा मतलब विजडम, नॉलेज, जानकारी, विजडम, नॉलेज का मतलब है वेदा, या हम इसको विजन भी बोल सकते हैं, है ना। आज के हम टाइम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या हम कुरान जिससे पढ़ते हैं मुस्लिम्स, या जो भी होता है हर किसी का, वो गाइड देता है ना एक तरीके का, कि ऐसी आपका रिलीजन चलना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें फॉलो करती है, वो हमें नॉलेज देता है हमारे रिलीजन की। तो वैसे ही वेदास उस टाइम के विजडम, नॉलेज और विजन को सिग्निफाई करते हैं। वेदास को हम बोल सकते हैं रिलीजियस, लार्ज बॉडीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम इन विच लैंग्वेज? वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में ये कंपोज किए गए थे इन दी एंशिएंट इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? 4 वेदास हैं हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। These are the 4 Vedas which were composed during the Vedic age or the ancient period. ठीक है, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद was the only Veda which was composed during early Vedic period, यानी कि हमारा पहला वेद। ठीक है, बाकी 3 लेटर वैदिक के दौरान कंपोज किए गए हैं। वेदा समझ आया क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हमारा जो पहला वेदा है दैट इज ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट वेदा। इसमें कितने मंडल्स हैं? 10। कितने हिम्स हैं? 1028। इट इज़ बेसिकली a collection of prayers offered to the gods of that time, जिसमें हमारे इंद्र, मित्र, वरुणा, अग्नि जैसे गॉड्स शामिल थे। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है कि 10th मंडल जो है उसमें एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पुरुष सूक्ता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ ऋग्वेदा इज मेंशन्ड इन इट्स 10th मंडला विच स्टेट्स अबाउट पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता क्या है? पुरुष सूक्ता में बताया गया है कि किस तरीके से 4 वर्ण पैदा हुए हैं। आपने वो सुना है कि माउथ से कैसे निकले हैं, वो सुना है आपने ब्रह्मदेव की? तो इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से क्रिएटर, ब्रह्मदेव का मेंशन नहीं किया गया, किस
तरीके से क्रिएटर की डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्ण पैदा हुए। माउथ से ब्राह्मण, आर्म से वैश्य, थाइस से क्षत्रिय, सॉरी थाइस से वैश्य और फीट से। तो ये जो फिलॉसफी है बिहाइंड दी कॉस्मिक क्रिएशन, इसका मतलब यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश की है वर्ण सिस्टम को कि भाई शूद्राग सबसे नीचे इसलिए क्योंकि वो भगवान की पाँव से पैदा हुए हैं। तो ये जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कास्ट सिस्टम को या वर्ण सिस्टम को। किसमें? पुरुष सूक्ता में, विच इज मेंशन्ड इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। क्लियर है पुरुष सूक्ता? ठीक है, तो एक तरीके का जस्टिफिकेशन है कि ये भगवान ने ऐसा बनाया, ऐसा तो है नहीं असली में, पर ये बनाया गया ताकि ब्राह्मण्स कन्विंस कर सकें, ब्राह्मण्स बोल सकते हो या हायर हायरार्की वाले लोग बोल सकते हो, कन्विंस कर सके बाकी सेक्टर, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या बाकी कास्ट को या वंश को कि भाई आप हमसे बिलो हो क्योंकि आप इस तरीके से बने हो। क्लियर है? ये लिख लें। लिखो वैदिक लिटरेचर। क्वेश्चन दिया था मैंने कोई चेक करने के लिए पिछली क्लास में। वैदिक लिटरेचर। वेदा सिग्निफाइज विजडम, नॉलेज और विजन। वेदा सिग्निफाई विजडम, नॉलेज और विजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। द वेदास आर द लार्ज बॉडीज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट composed in Vedic Sanskrit language and originated in ancient India. Next लिखो। The Vedic literature consists of 4 Vedas. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट लिखो द ऋग्वेदा। It is the earliest of the 4 Varnas. It is the earliest of the 4 Varnas. It consists of 10 mandalas and 1028 hymns. Next लिखो 1028 hymns तक लिख लिया। They were sung, the hymns were sung in praise of, the hymns were sung in the praise of Agni, Indra, Mitra, Varuna and other gods. Other gods. Next लिखो the 10th mandala of the Rig Veda. The 10th mandala of the Rig Veda has the famous Purush Sukta,
ये स्पेलिंग लिखे हैं मैंने, हाँ। पुरुष सूक्ता विच डिस्क्राइब्स द कॉस्मिक क्रिएशन ऑफ 4 वर्नास, which describes the cosmic creation of 4 varnas that were born respectively from the mouth, arms, thighs and feet of the creator. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वर्ण के किस पार्ट में या किस मंडल में पुरुष सूक्ता बताई गई है। ठीक है, आगे करें। नींद आ रही है? नेक्स्ट आती है हमारी सामवेद। ठीक है, जैसे ऋग्वेदा में प्रेयर्स है ना। हाँ जाओ जाओ, मैं वेट कर लेती हूँ। ठीक है, अगर ऋग्वेदा में प्रेयर्स हैं तो इसमें वो मेलोडीज़ हैं या वो चैंट्स हैं जिस मेलोडी में प्रेयर को गाना है। मतलब ऋग्वेदा में प्रेयर है और उसमें उन प्रेयर की मेलोडीज़ हैं कि किस तरीके से प्रेयर को हमें गाना है। जैसे हम गायत्री मंत्र गाते हैं उसकी अलग टोन है, या हम कोई और भजन गाते हैं उसकी अलग टोन है। तो इसमें वो टोन्स और मेलोडीज़ मेंशन की गई है। समझ आया? सेकंड, इसमें यज्ञ के दौरान जो प्रेयर्स गानी है किस तरीके से गानी है वो भी बताई गई है, क्योंकि यज्ञ शुरू हो गए थे इस टाइम पे। ठीक है, इसमें कितने वर्सेस हैं? 1549, क्योंकि मेलोडीज है ना, गाने हैं, तो वर्सेस बोलेंगे 1549 वर्सेस इसमें मेंशन्ड है, जिसमें से 75 इसके अपने हैं सामवेद के, बाकी सारे कहाँ से इसने लिए हैं? ऋग्वेदा में। यानी कि जितनी भी प्रेयर्स ऋग्वेदा में मेंशन्ड है ना, उनकी पोएटिक कंपोजिशन या किस तरीके म्यूजिकल कंपोजिशन सामवेद में प्रेजेंट है। अगर ऋग्वेदा में गायत्री मंत्र प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि गायत्री मंत्र को गाना कैसे है। क्लियर है? तो इसमें 1549 वर्सेज है, जिसमें से 75 छोड़ के सारे ऋग्वेदा से लिए गए हैं। क्लियर है? तो आप इसको म्यूजिकल कंपोजिशन या पोएटिक रेजिटेशन ऑफ ऋग्वेदिक प्रेयर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम, क्योंकि अब इसमें मेलोडीज वगैरह है, हम इसको रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी बोल सकते हैं। दिस सामवेद बिगेन दी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और डांस भी, क्योंकि अब पोइम्स बनेंगी या गाने बनेंगे तो डांस भी होगा। भगवान के लिए भी नाचते हैं ना लोग, जैसे अब वहाँ चल जाओ वाराणसी वगैरह वाली साइड। ठीक है, इसमें वो है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सामवेद के अंदर ही 2 उपनिषद्स हैं। उपनिषद्स पता है किसी को क्या होते हैं? उपनिषद्स आर फिलोसॉफिकल टेक्स्ट।
Upanishads were the first text to challenge the illogical or irrelevant Brahmanical practices and ideology. उपनिषद रियलिटी देता है, प्रोज एंड कॉन्स दे के उसने फिलॉसफी लिखी, डिवाइन के बारे में, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में. तो सामवेद में 2 उपनिषद हैं. वन इज नोन एज छंदोग्य एंड अदर इज नोन एज केमा. ठीक है, उपनिषद समझ आए. उपनिषद है बेसिकली फिलोसफिकल टेक्स्ट रिगार्डिंग दी डिवाइन. और उपनिषद ही पहले ऐसे टेक्स्ट थे जिन्होंने एक्चुअली ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को या ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी को चैलेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड लॉजिक. सामवेद समझ आया, सामवेद लिख लो. ठीक है, बाकी कल करेंगे. ठीक है, सामवेद कंसिस्ट ऑफ chants and melodies to be sung. Samved consists of chants and melodies to be sung during worship and the performance of यज्ञ. यज्ञ होते ना, वो पंडित कितने सुर में मंत्र बोलते हैं, वो कहाँ से आए हैं सुर? सामवेद से. ठीक है, performance of during worship and the performance of yajna. YAJNA. अगर सैक्रिफाइस शुरू हो गया है ना, जैसे हमने देखा, तो यज्ञ भी होगा ही. यज्ञ में ही तो सैक्रिफाइस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. देयर आर 1549 वर्सेस in Samved. In Samved ब्रैकेट में लिखो except 75 verses, the rest have been taken from Rig Veda. Except 75 verses, the rest have been taken from Rig Veda. क्लियर है. नेक्स्ट लिखो. इट इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस. इट इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस. देयर आर 2 Upanishads embedded, 2 Upanishads embedded in the Samved. Chandogya and Kema. लिखना, Chandogya Upanishad and Kema Upanishad. It is GYA. okay. KEMA, केमा. यहाँ तक क्लियर है सबको? सब समझ आया? ठीक है, अब हमारा रह गया यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद. और मैं आपको सारे वो करवाऊंगी. ब्राह्मणास क्या होते हैं उपनिषद पहले, फिर हम शुरू करेंगे ट्राइबल पॉलिटी कैसी थी, क्या स्ट्रक्चर था. और कल या परसों तक तो ऋग्वेदिक एज तो हमारी हो ही जाएगी. ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, थैंक यू.